इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा दैट इज इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और इसको हम कहते हैं लैंगवेन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म का केस कैसा होता है, समथिंग लाइक डायमैग्नेटिक के जैसा ही होता है कि पैरामैग्नेटिक के केसेस में होते क्या है कि जो मटेरियल्स होते हैं आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उनमें क्या होता है कि जो टोटल डाइपोल मोमेंट होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्टली कैंसिल नहीं करता, और ईच एटम हैज अ नेट परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट। देखिए लिखा हुआ है इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल द डाइपोल मोमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कैंसिल एग्जैक्टली एंड ईच एटम हैज अ नेट परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, but in the absence of any external magnetic field these dipole moments are randomly oriented in a sample and the net dipole moment is zero. But when a magnetic field is applied to the sample, the dipoles partially align in a parallel direction of the applied field. देखिए डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होता है, हमारे पास डोमेन्स होती हैं कि एक पर्टिकुलर डोमेन में जो होता है ओरिएंटेशन जो होती है एटम्स की या मॉलिक्यूल्स की वो सेम होती है, बट डायमैग्नेटिक के केस में क्या होता है हमारे पास डोमेन्स नहीं होते। अगर हम बात करते हैं कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो उस केस में हमारे पास क्या है कि जो एटम्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड है। ये एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, सॉरी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, और इसमें जो एटम्स हैं वो रेंडमली ओरिएंटेड हैं। क्लियर? कोई इस डायरेक्शन में है, और लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड हमने प्रोवाइड किया, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया, तो क्या हो जाएंगे ये पार्शियली अलाइन हो जाएंगे। पार्शियली अलाइन का मतलब है कि जिनको सफिशिएंट फील्ड मिलेगा वो एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, और किस डायरेक्शन में जाएंगे पैरेलल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की, जिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो कि क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है, बट मैक्सिमम जो है वो एक डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बचेगा, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने के बाद ये सारे के सारे क्या है अब डोमेन में तो है नहीं कि भी एक डोमेन है उसमें बात हो जाएगी, ठीक है, अलग अलग है ये सारे, तो सारे के सारे फिर से इसी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया या मैग्नेटिक फील्ड को जीरो कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो क्या होता है जीरो होता है। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल इतने मैग्नेटाइज नहीं होते जितने की डायमैग्नेटिक मटेरियल्स आपके पास सॉरी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स जितने आपके पास होते हैं, डाय वाले तो होते ही नहीं है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि लैंगवेन थ्योरी में क्या कहता है, वो निकालता है इनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हम निकालेंगे इसमें, तो इसमें वो क्या कहता है कि एक लैंगवेन क्या था, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, उसने क्या किया ही अज्यूम्ड अ पैरामैग्नेटिक गैस, तो कंसीडर पैरामैग्नेटिक गैस, बेटा आप साथ के साथ नोट्स बना सकते हो इनको देख के। कंसीडर अ पैरामैग्नेटिक गैस at temperature T in which interaction between the dipoles is neglected, between the neighboring dipole is neglected। कि हमने क्या किया जो इंटरेक्शन थी ना एक दूसरे के साथ उसको हमने क्या कर दिया निगलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमने क्या ले लिया कि जो सभी के ऑल जितने भी डाइपोल्स थे आपके पास, ठीक है, सो ऑल द डाइपोल्स हैव सेम मैग्नेटिक मोमेंट that is PM। क्लियर? अब ये कहते हैं कि when a magnetic field is applied, B, then the magnetic energy of a dipole is given by
मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, E इज इक्वल टू माइनस PM डॉट B, दैट इज माइनस PM B cos theta. Clear? Where theta is the angle between, where theta is angle between डायरेक्शन PM एंड B. ठीक है, कि जो डायपोल मोमेंट था उसके बीच में और जो अप्लाइड फील्ड था उसके बीच में जो हमने लगाया वो हमारे पास क्या है, एंगल थीटा है. नाउ एयर N इज इक्वल टू number of atoms per unit volume according to Maxwell-Boltzmann law distribution. मैक्सवेल ने क्या दिया था हमें कि किसी भी अगर हम गैस की बात करते हैं कि उसमें अगर गैस में क्या होते हैं, n मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो उस गैस के अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे. कि सपोज करो अगर मानते हैं कि ये कोई भी एक कंटेनर है और इसमें बहुत सारे n पार्टिकल्स हैं, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी. क्लियर है, इसके बारे में मैक्सवेल ने हमें बताया था. तो हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिंपल हम रिजल्ट यूज़ करेंगे यहाँ पे, कि मैक्सवेल ने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया था उसका हम रिजल्ट यूज़ करेंगे. ठीक है, कि जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम एक पर्टिकुलर एटम्स की अगर हम बात करेंगे जिनकी जो एनर्जी होगी, हैविंग एनर्जीज इन द रेंज E and E plus DE, E and E plus DE is, तो इसने उसके बारे में क्या बताया कि जो Dn है दैट इज इक्वल टू C E की पावर माइनस E डिवाइडेड बाई KT इंटू DE, वेयर दिस K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, where K is this Boltzmann constant and C is also some constant. Clear? Now the dipole हम अब assume करेंगे, let dipoles make angles, दो एंगल बनाते हैं, make angles theta in the range theta and theta plus d theta with magnetic field B. तो जो Dn है that will become Dn is equal to C E की पावर PM B cos थीटा. मतलब हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू थी ना E की, ठीक है, और E की वैल्यू हमने क्या निकाली थी यहाँ पे, PM B cos थीटा. तो ये जो वैल्यू थी E की, इसको हमने क्या किया, यहाँ पे पुट किया, डिवाइडेड बाय KT इंटू DE की वैल्यू क्या आ जाएगी, PMB साइन थीटा D थीटा. ठीक है, तो ये वैल्यूज हमने पुट कर दी क्योंकि हमारे पास क्या था, E की जो वैल्यू थी दैट इज इक्वल टू माइनस PMB cos थीटा आ जाएगी और DE की जो वैल्यू है दैट विल बिकम PMB साइन थीटा. कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा. ठीक है, अब हमने क्या किया, हियर अज्यूम PMB डिवाइडेड बाय KT को हमने ले लिया अल्फा सम कांस्टेंट. तो जो Dn की वैल्यू है Dn विल बिकम C E की पावर अल्फा कॉस थीटा इंटू PMB साइन थीटा D थीटा. क्लियर, साइन थीटा D थीटा. नाउ वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन.
integrate this equation between limits theta is equal to 0 to theta is equal to pi. So therefore n will be equal to theta is equal to 0 to theta is equal to pi dn, that will be 0 to pi c e alpha cos theta into pm b साइन थीटा डी थीटा। क्लियर। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो यहाँ पे जो c है ये कांस्टेंट है, pm है ये कांस्टेंट है, ठीक है, और b क्या है ये भी कांस्टेंट है, क्योंकि एक बार जितना फील्ड हमने दे दिया बार बार हम फील्ड को चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चेंज किसकी वैल्यू होगी, थीटा की वैल्यू होगी। ये जो कांस्टेंट है इनको हम बाहर रख लेंगे, तो जो हमारे पास n की जो वैल्यू आ जाएगी, सो n विल बी इक्वल टू c pm b 0 to pi e की पावर अल्फा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। बट ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है। क्लियर। ये जो होता है ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल होता है, दैट इज 0 to pi e की पावर अल्फा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डी थीटा। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 2 साइन एच एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा। फिर इसकी जो वैल्यू होती है साइन एच डिवाइडेड बाई एल्फा। तो ये जो इक्वेशन थी हमारे पास, ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, सो एन विल बिकम 2 सी पी एम बी साइन एच एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा। तो यहाँ से c की वैल्यू हम निकाल देंगे। तो यहाँ से जो c की वैल्यू है दैट विल बी एन एल्फा ओवर 2 पी एम बी साइन एच एल्फा, ठीक है। और c की जो ये वैल्यू थी, ये जो वैल्यू है ये हम पुट करेंगे यहाँ पे। ये जो वैल्यू है c की ये हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो ये जो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास, सो दैट इक्वेशन विल बिकम डी एन इज इक्वल टू एन एल्फा ओवर 2 पी एम बी साइन एच एल्फा इंटू ई एल्फा कॉस थीटा पी एम बी साइन थीटा डी थीटा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो इक्वेशन डी एन की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास, एन एल्फा ओवर, ये देखो पी एम से पी एम कैंसिल हो जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा, दैट इज एन एल्फा ओवर 2 साइन एच एल्फा इंटू ई की पावर एल्फा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। ये क्या आया है हमारे पास, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। तो इसके लिए अब हम क्या निकालेंगे, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अब डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द डाइपोल मोमेंट induced per unit volume of a sample in direction of applied field is, क्या होती है उसकी वैल्यू, m इज इक्वल टू 0 to pi पी एम कॉस थीटा इंटू डी एन। तो यहाँ पे डी एन की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो जो m की वैल्यू आ जाएगी, तो m विल बी
So m is equal to 0 to pi pm cos थीटा इंटू डी एन। तो डी एन की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, एन एल्फा ओवर 2 साइन एच एल्फा ई की पावर एल्फा कॉस थीटा साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से फिर जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको हम बाहर निकाल लेंगे, दैट इज पी एम एन एल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन एच एल्फा। लिमिट क्या बचेगी, 0 टू पाई ई की पावर एल्फा कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब ये जो टर्म है बेटा, ये वाली, ये जो ब्रैकेट जो इंटीग्रेशन वाली टर्म है, ये फिर से एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल है हमारे पास, और इस स्टैंडर्ड इंटीग्रल की जो वैल्यू होती है दैट इज 0 टू पाई ई की पावर एल्फा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा, दैट इज इक्वल टू 2 बाई एल्फा कॉस एच एल्फा माइनस 2 बाई एल्फा स्क्वेयर साइन एच एल्फा। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो यहाँ पर पुट होने के बाद जो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी दैट इज m इज इक्वल टू पी एम एन एल्फा इक्वेशन जो बन जाएगी हमारे पास दैट इज m इज इक्वल टू पी एम एन एल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन एच एल्फा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2 कॉस एच एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा माइनस 2 साइन एच एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा स्क्वेयर। अब जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, n इंटू पी एम। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2 से ये, चलो एक बार इसको हम खोल ही लेते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा पी एम एन एल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन एच एल्फा इंटू 2 कॉस एच एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा माइनस, ब्रैकेट हमने खोल दिया, पी एम एन एल्फा डिवाइडेड बाई 2 साइन एच एल्फा इंटू 2 साइन एच एल्फा डिवाइडेड बाई एल्फा स्क्वेयर। तो यहाँ से जब हमने इसको सॉल्व किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल्फा से एल्फा कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, n इंटू पी एम कॉस साइन एच डिवाइडेड बाई साइन एच, दैट इज कॉट एच एल्फा माइनस 2 साइन एल्फा से 2 साइन एल्फा कैंसिल हो जाएगा, एक एल्फा से एक एल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बच जाएगा, n पी एम डिवाइडेड बाई एल्फा। तो यहाँ से हमने n पी एम को बाहर ले लिया, तो जो m की वैल्यू है दैट इज n डॉट पी एम इंटू कॉट एच एल्फा माइनस 1 बाई एल्फा। तो ये जो था बेटा हमारे पास pm क्या है, डाइपोल मोमेंट। pm क्या निकाला था हमने, डाइपोल मोमेंट था एक पार्टिकल का, टोटल हमने इसको n पार्टिकल से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो वैल्यू हो जाती है इसको हम कहते हैं n इंटू पी एम, इसकी जगह हम लेते हैं दैट इज m नॉट, और इसको हम कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मैक्सिमम, that is maximum value of magnetic dipole moment per unit वॉल्यूम। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अब तो जो m की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कि m इज इक्वल टू m नॉट इंटू कॉट
एच एल्फा माइनस 1/α। अब ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है। तो इसको हमने, ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है, इस टर्म को हमने नाम दे दिया L इंटू एल्फा, दैट इज लैंगविन फंक्शन। लैंगविन ने दी थी ना ये थ्योरी, तो इसको हमने नाम दे दिया लैंगविन फंक्शन। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास कि m इज इक्वल टू m नॉट L एल्फा। और जब हमने इसकी वैल्यूज को सॉल्व किया हमारे पास, ठीक है, जब हमने इसको सॉल्व किया तो जो L एल्फा की जो वैल्यू आ गई, L एल्फा इज इक्वल टू एल्फा डिवाइडेड बाय 3 माइनस एल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45। तो इस तरीके से जो वैल्यूज आएंगी, तो जो हायर वैल्यूज थी हमारे पास, क्लियर, वी हैव निग्लेक्टेड हायर वैल्यूज, वी हैव निग्लेक्टेड हायर वैल्यूज, ठीक है, एंड वी कंसिडर्ड दैट इज L एल्फा इज नियरली इक्वल टू एल्फा बाय 3। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, L एल्फा इज इक्वल टू एल्फा बाय 3। तो यहाँ से जब हमने निकाला कि I इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, यहाँ से हमने I की वैल्यू निकाली, I दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, दैट इज I इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसी को हमने डिफाइन किया है। ठीक है, I की वैल्यू क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि एक पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मटेरियल आपके पास मैग्नेटाइज्ड हुआ है। तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, m, और m किसके इक्वल था हमारे पास, m नॉट इंटू L एल्फा, और L एल्फा की वैल्यू हमने क्या ली थी, एल्फा बाई 3। ठीक है, यहाँ से L की वैल्यू हमने क्या ली थी, एल्फा बाई 3। तो वैल्यूज हमने पुट कर दी, तो जो I की वैल्यू है दैट विल बिकम n, m नोट की वैल्यू क्या लिखी हमने, n इंटू पी एम। ठीक है, और अल्फा हमने किसको माना था, स्टार्टिंग में अल्फा हमने माना था पी एम बी बाई 3kT। ठीक है, here अल्फा इज इक्वल टू पी एम बी डिवाइडेड बाई 3kT। ठीक है, ये हो जाएंगे हमारे पास। तो अब जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है, दैट इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम से इसको हम डिनोट करते हैं, दैट इज I डिवाइडेड बाई H। तो इसकी वैल्यू किसकी आ जाएगी, N पी एम स्क्वेयर बी डिवाइडेड बाई 3kT इंटू H। लेकिन B की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, म्यू नॉट H प्लस I, एंड दैट इज नियरली इक्वल टू म्यू नॉट H। क्यों, क्योंकि I जो है दैट इज स्मॉल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ से B की वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हम पुट करेंगे, तो जो काई एम की वैल्यू है दैट इज ससेप्टिबिलिटी है, दैट विल बिकम N पी एम स्क्वेयर ओवर 3kT, B की जगह पुट किया म्यू नॉट H डिवाइडेड बाय H। तो H से H कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू है दैट विल बिकम्स म्यू नॉट N पी स्क्वेयर M डिवाइडेड बाई 3kT। अब ये जो सारी टर्म्स हैं हमारे पास, ये सारी टर्म्स, ये क्या है, सब कांस्टेंट है। तो इसको हमने नाम दे दिया C डैश डिवाइडेड बाई T। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर। ठीक है, और यहाँ पे जो C डैश है कांस्टेंट, इसको हमने नाम दे दिया क्यूरी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या शो करती है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की, दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
अब एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपके पास वो दो तरीके से आ सकता है। एक वो स्ट्रेट में कह सकता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, दूसरा वो कह सकता है लैंगविन थ्योरी ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और थर्ड अगर वो क्वेश्चन को घुमा फिरा के देना चाहता है तो वो कह सकते हैं कि प्रूव दैट इन अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। क्लियर?